तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एक सेकंड लॉ कराऊंगा थर्मोडायनेमिक्स का, एक थर्ड लॉ कराऊंगा और एक फर्स्ट लॉ कराऊंगा थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, अभी तक फर्स्ट लॉ करवाया आपको? अभी तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं कराया ना, तो आज आप सबसे पहले लिख फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वो क्या होता है। यहाँ पर तो सबसे पहले आएगा आपका क्या, फर्स्ट लॉ। क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लॉ लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट लॉ किसका होने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक्स को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे TDICS, बता दिया था कि थर्मोडायनेमिक्स को TDICS लिखेंगे। तो ये लॉ पता है क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। दुनिया के जितने भी कंजर्वेशन लॉ होते हैं, चाहे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, वो लॉ पता है क्या कहता है कि जिस भी चीज का आप कंजर्वेशन लॉ पढ़ रहे हो ना, वो चीज ना तो क्रिएट करी जा सकती है ना डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। ये बात मानते हो ना? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इटसेल्फ। यही बात समझ रहे हो? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैं क्या लिखूंगा, इज द लॉ ऑफ conservation of energy itself, कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है ना, वही क्या है, फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। चेक करके देख, थर्मोडायनेमिक्स की जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी तो इस डेफिनेशन में मैंने आपको थर्म का मतलब एनर्जी और डायनेमिक्स का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। तो एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो इसका मतलब यही तो है, बस आप चेंज कर रहे हो। आप नहीं तो बना नहीं रहे ससुरे, जब तू नहीं बना नहीं रहा, कोई पुरानी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, तो बस एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफॉर्म तो कर रहा होगा। तो ओवरऑल एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई, ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट हो गई। तो अब ये बात आई ना, ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है क्या? तो ये बात समझ पा रहे हो कि क्यों थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है? क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। थर्म का मतलब एनर्जी, डायनेमिक मींस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है। तो यहाँ पे अगर कोई कहे कि स्टेट द फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics states that energy of the universe is constant। मानते हो नहीं मानते? एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या है, कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? अरे कोई लोचा हो तो बताना भाई इस वाली बात में। मैंने क्या बोला, अगर इस वाली बात में लोचा है तो मुझे बता देना भाई, झूठ वूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपका, कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर। तो अगर आपको कोई ये भी लिख के देना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that energy can neither be created nor be destroyed, but can be changed from one form to another। ये वाली बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? इसे जल्दी लिखो। यहाँ ध्यान देना, अगर आप कह रहे हो कि मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, ये वाली बात फर्स्ट लॉ कैसे है, तो सोच करके देखना। अगर कोई कहता है यार मेरे इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा खर्च हो गया, तो तेरे पास से चला गया ना, है तो इस दुनिया में ही, दुनिया से तो नहीं चला गया। समझो मेरी बात को? तो एक एनर्जी अगर दूसरे किसी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मान ली हीट एनर्जी, आपने किसी कुछ वर्क कर दिया, तो वो वर्क कुछ किया होगा तो उसमें खर्च हो गई होगी ना। तो खर्च होके किसी वर्क को करा तो एनर्जी तो अभी है ना वर्क की फॉर्म में, तुम्हारे पास बची नहीं बची वो एक अलग बात है।
तो अगर मैं कहता हूँ पूरे यूनिवर्स की एनर्जी 1 लाख करोड़ जूल है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, 1 लाख करोड़ जूल है, तो अब वो कुछ एनर्जी किस फॉर्म में होगी, कुछ में होगी, कुछ किसी फॉर्म में होगी, कुछ किसी फॉर्म में होगी, सबका सम आप कर दोगे ना तो वही 1 लाख करोड़ आना चाहिए। यूं नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसी कुछ मेरी पूरी दुनिया में 1 लाख करोड़ एनर्जी थी, सारी को सम कर रहा हूं तो सिर्फ 50,000 करोड़ ही कैसे आ रही है, 1 लाख करोड़ होनी चाहिए ना, तो 50,000 करोड़ एनर्जी कहां गई, तो बाकी की एनर्जी स्किप नहीं हो सकती, यूनिवर्स में ही रहेगी मगर दूसरी हाँ से मिल एक दूसरी फॉर्म में रहेगी। तो हो गया ना कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट है। बस आप कर क्या रहे हो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फॉर्म ही तो चेंज कर रहे हो। नहीं आई बात समझ, डन करते हैं इसे। नेक्स्ट लेक्चर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको इस कदर समझाऊंगा कि आपको आज के बाद इसमें कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी, ठीक है। लिख जरा, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं किस पे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। यहां लिख दें सेकंड, क्या लिख रहा हूं, अरे बिल्कुल दिखेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना। क्या आएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हटा इसको, यहाँ आ जा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद समझाऊंगा। चलो भाई यहाँ ध्यान देना। तो मैंने आपको सेकंड लॉ जो पढ़ाया है ना, एक बार इसे रीड कर लेते हैं, देखना कितना समझ आया, वर्सेस समझाने के बाद जब रीड करेंगे तो देखना कितना समझ आया। ले पढ़, लिखा है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट जो रिलीज होती है, आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है बाय रिएक्शन इंक्रीजेस द डिसऑर्डर ऑफ द सराउंडिंग। ले अब भी समझा ही देता हूं। इन्होंने कहा जो हीट रिलीज कर रही है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो जो रिएक्शन हीट रिलीज कर रही है वो क्या इंक्रीज करेगी, डिसऑर्डर ऑफ द सराउंडिंग। तेरे हिसाब से तो तेल लेने जाए ये बात, हीट रिलीज कर रही है तो सराउंडिंग की क्या बढ़ा रही है, एंट्रोपी, सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ा रही है और ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ा रही है, और ओवरऑल एंट्रोपी जब तेरी बढ़ जाएगी वो चेंज पॉजिटिव हो जाएगा, व्हिच मेक द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई जो मैंने अभी बोली, 5%, 4%, 1%, 20%, ये समझ नहीं आया। अब जो इसने बोला है ना वो एक बार समझा देता हूं, देन हम ये पढ़ेंगे, फिर देखना भाई साहब 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोर देन 80% समझ में आ चुका होगा। समझाऊं, यहां आ जा। जब मैं तुम्हारे को एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बता रहा था, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम बता रहा था, तो मैंने ये बताया था पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, और नेगेटिव होती है तो क्या होता है था, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और जीरो था तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है। ये बात बता दी थी, मानते हो नहीं मानते, झूठ मत बोलना, मानते हो। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई थी कि मेरे को सिस्टम की एंट्रोपी सिर्फ मैटर नहीं करती, किसकी एंट्रोपी मैटर करती है, यूनिवर्स की। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट इज यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तब जाके वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ना, खाली सिस्टम की तो मैटर नहीं करती। तो मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी को मैं कंसीडर कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि मेरी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो जाए। क्यों भैया, तू सराउंडिंग को कंसीडर कर रहा है? नहीं, तू तो अभी सिर्फ सिस्टम है ना। सराउंडिंग कब कंसीडर होगी, व्हेन वी विल टॉक अबाउट डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। अरे टोटल तो तभी आएगा ना जब सिस्टम की एंट्रोपी के साथ और किसकी बात करी जाए, डेल्टा एस किसकी बात करी जाए, सराउंडिंग की। मानते हो कि नहीं मानते? ओ सॉरी, डेल्टा एच नहीं, डेल्टा एस। तो मुझसे गलती ये हुई थी कि सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव होने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ये बात याद है कि नहीं याद? नहीं याद तो बता दो, ये बात याद है। तो फिलहाल सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव होने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, इस वाली बात को काट दूं। तो अगर ये वाली बात ओवरऑल ट्रू नहीं है तो ये वाली भी नहीं ट्रू होगी, क्योंकि अगर सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव है तो हो सकता है कई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो, कुछ स्पॉन्टेनियस हो। तो ये वाली बात 100% ट्रू तो नहीं है ना जी। तो इसी केस को जस्टिफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सोचा यार क्या गलती होगी, क्या गलती होगी। तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को चेक करना पड़ता हो। तो फाइनली इन्होंने पता लगाया क्या कि जब डेल्टा एस यूनिवर्स का पॉजिटिव होता है
तब जा करके वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो सोच करके देख, अगर कुछ ऐसा हुआ है कि सिस्टम की एंट्रोपी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये पॉजिटिव है मान लो और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? मानते हो नहीं मानते? तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका क्या साइन होना चाहिए? कान पे नेगेटिव 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 आएगा। तो ये अगर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए ये ओवरऑल क्या चाहिए? पॉजिटिव। और अगर ये -50 है तो ये प्लस 50 से ज्यादा, प्लस 50 से ज्यादा, प्लस 60 प्लस 80 प्लस 90 होनी चाहिए ना? मानते हो नहीं मानते? आप बताइए। मान गए मान गए। अब एक बात बता, सिस्टम अगर हीट रिलीज करेगा तो उसका साइन नेगेटिव होगा। तो अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा एक्सोथर्मिक होगा तो सिस्टम का डेल्टा एच का साइन क्या होगा? इफ सिस्टम रिलीजेस हीट तो उसका डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। तो सराउंडिंग का डेल्टा, ये तो सिस्टम का हो गया, तो सराउंडिंग का डेल्टा एच क्या हो जाएगा? मानते हो नहीं मानते? और डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर होती है? डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन में टेम्परेचर होती है नहीं होती? अरे हीट अपॉन टेम्परेचर क्या होती है? एंट्रोपी तो आता है। तो सोच करके देखना, अगर सिस्टम ने हीट रिलीज करी है, मैं कहता हूं ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, मान लो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। मेरी बात तसल्ली से सुनता जा, मात्र 3 से 4 मिनट लूंगा, सेकंड लो, पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, पूरी जिंदगी में कभी नहीं। मैंने कहा सिस्टम की एंट्रोपी सिर्फ पॉजिटिव होने से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तू पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, आई डोंट केयर। अगर तू पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आंसर, और अगर ये नेगेटिव है और ये बड़ा पॉजिटिव आ गया, मान ले -50 है, ये +100 आ गया, +150 आ गया, तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो अब चेक कर, ये पॉजिटिव कब आएगा? जब सिस्टम ने रिलीज करी है हीट, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। तो सिस्टम ने अगर रिलीज कर रही है तो सराउंडिंग में क्या करी होगी? उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव को टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव नंबर को किसी टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे। अबे डेल्टा एच सराउंडिंग को जब मैं टेम्परेचर से डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव एंट्रोपी आएगी। ठीक है। अब आज तक ये देखा गया है कि अगर ये नेगेटिव होता है ना तो इसका मैग्नीट्यूड अगर -15 है, 50 है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो डेल्टा एच का आता है वो हमेशा इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा ही आता है, +100 +150 +200। तो अल्टीमेटली ये ओवरऑल एंट्रोपी होगी नहीं होगी? तो सोच करके देख, जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट रिलीज कर रहा है सिस्टम, तो सराउंडिंग गेन कर रहा होगा। सराउंडिंग गेन कर रहा होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी सराउंडिंग की, तो ओवरऑल एंट्रोपी क्या आएगी? पॉजिटिव। अब पढ़, और अब ना आए समझ को बोलना। ये देख, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट रिलीज होती है बाय द रिएक्शन, जो हीट रिलीज हुई डेल्टा एच नेगेटिव हुआ सिस्टम का, तो वो सराउंडिंग की एंट्रोपी कैसे बढ़ाएगी? इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा। समझ रहे हो? इसकी हीट अगर रिलीज हुई तो वो क्या इंक्रीज करेगी? एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, दैट विल इंक्रीज। एंट्रोपी क्या होती है? डिसऑर्डर। एंट्रोपी क्या होता है? अगर चुनाव में लगा, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला? अगर हीट रिलीज हुई है, अगर हीट रिलीज हुई है किसकी? रिएक्शन, सिस्टम ने हीट रिलीज किया है, तो वो कैसे इंक्रीज कर रहा है डिसऑर्डर ऑफ द सराउंडिंग? क्योंकि तैने रिलीज करी, किसने गेन करी? इसने गेन करी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नंबर, तो सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव आ गए ना, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हीट जो रिलीज हुई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, वो क्या क्या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा डिसऑर्डर ऑफ सराउंडिंग, और जब डिसऑर्डर ऑफ सराउंडिंग ये इंक्रीज हो रहा होगा तो वो इस वाले को भी क्या कर देगा? ओवरऑल पॉजिटिव।
and overall entropy change is positive which makes the reaction Spontaneous. अब पता समझ आया कि नहीं आया? आ गया पूरा आ गया। दोबारा कह रहा हूं, तुम यूं कहोगे अच्छा मान ले ये नेगेटिव ये एंट्रोपी दे रहा है -1000 और ये दे रहा है +200 तो -800 आ गया। मैंने मान लिया कि ये प्लस आ रहा है, लेकिन जरूरी थोड़े है कि इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा ही आएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन एक बात करते हैं कि आज तक हमें मिला क्या है? आज तक हमें यही मिला है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना उससे इसका वाला ना बड़ा ही हो। तो जब दूसरी वाली पॉसिबिलिटी आज तक हुई नहीं, मैं बात क्यों करूं? जिस दिन कॉन्ट्राडिक्ट होगी उस दिन बात करूंगा, नहीं आई बात समझ? ठीक है, तो ये झूठ नहीं बोल रहा, मुझे समझने में बहुत साल लग गए थे, तुम्हें अभी समझा रहा हूं। हाँ मान करके चल, अगर ये कहता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है एंडोथर्मिक है, तो एंडो मतलब सिस्टम की डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव होगा तो एंट्रोपी भी नेगेटिव आएगा। लेकिन उसमें सिस्टम पे डिपेंड होगा ना क्या? हाँ तो वही तो कह रहा है कि सिर्फ कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने वाली है, जो एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक हो गई तेल लेने रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हाँ तो ये सेकंड लॉ सिर्फ किसके लिए है? जब सिस्टम एंडोथर्मिक हो, एक्सो तो करा है ना मेंशन, दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द हाँ। अब भी नहीं आया समझ पक्का? तो अब आपको रटना नहीं है, ऐसे आंख बंद करो। सिस्टम हीट रिलीज करेगा नेगेटिव, सराउंडिंग गेन करेगा तो सराउंडिंग गेन पॉजिटिव अपॉन टेम्परेचर पॉजिटिव एंट्रोपी। अब ये पॉजिटिव एंट्रोपी सिस्टम वाली नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आई डोंट केयर, यू ज्यादा ही है, ओवरऑल क्या पॉजिटिव। समझे? दिस इज द सेकंड लॉ। लिख दे इसे जल्दी से, लिख फटाफट। नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? थर्ड लॉ। तो ये मैं डाल देता हूँ क्या, अब मैं डालता हूँ कौन सा? फर्स्ट लॉ की जगह कौन सा लॉ आ जाएगा? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये बात आपको समझाता हूँ। ये फर्स्ट हटा के क्या लिख दिया? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये लॉ कुछ ऐसा कहता है, जैसे मैंने तुम्हारे को ये बात तो बताई है ना कि जो एंट्रोपी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। अरे यार आपका रैंडमनेस बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे। समझ गए? गैस ठंडी थी गरम कर दी। कोई भी इंसान कब ज्यादा उछलता है? जब वो ठंडा पड़ जाता है या जब वो उसमें ज्यादा गर्मी चढ़ रही होती है। तभी तो कहता है साले सारी गर्मी उतार दूंगा तेरी। क्यों सारी गर्मी उतार दूंगा? ठंडा कर देगा। या कई बार बंदा कहता है क्यों पड़ेगा ठंडा, यूं थोड़ा कहता क्यों पड़ेगा गर्म। अरे गर्म पड़ते नहीं है, गर्म होते हैं और ठंडे पड़ते हैं। समझ गया? तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। समझ गए? कई बार टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो भी एंट्रोपी बढ़ रही होती है जब फेज चेंज हो रहा होता है। उसमें 100 डिग्री वाटर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है? 100 डिग्री वाटर पेपर में ना। तो वहां टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेकिन एंट्रोपी चेंज हुई। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गारंटीड एंट्रोपी बढ़ रही है। कई बार ऐसा होता है टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो भी एंट्रोपी बढ़ रही होती है। समझ गया ना? तो रैंडमनेस बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने से, बात श्योर है। तो सोच करके देख, इसी हिसाब से अगर तेरा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी तो डिक्रीज होनी चाहिए। समझ गए? अगर मान लो एक रस्सी है, उस रस्सी से मेरे को कोई भी चीज उठानी है भारी से भारी, तो उस रस्सी में जान होगा, बल होगा, तभी तो रस्सी उठाएगी। या मैं कहूं कि लाइए भरा कपड़े सीने वाली जरा सी रील लाइए, उससे उठा दे। हम क्या उठा दे? एक पिलर उठा देते हैं घर का, उठ जाएगा वो रस्सी से? पिलर नहीं उठेगा ना। तो रस्सी में जान तो नहीं चाहिए। तुम रस्सी को जला दोगे तो उसमें वो जान रह जाएगी? तो इसलिए कहते हैं कई लोग जो ज्यादा करते हैं उनके लिए कहते हैं ससुरी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इसका क्या मतलब है? कि बहुत मार मारा लेकिन तेरी अकड़ सी नहीं जा रही। समझ रहे हो? कई लोगों को खूब मारा फिर भी ऐसे 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 क्या ऐट रहा है भाई? कुछ समझ में आ रही है तेरे या नहीं आ रही? तेरे मान लेते हैं कि आ रही है तो चल आ जा, यहाँ पे आ जा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एंट्रोपी जो होती है ना वो कम होकर जीरो होने लग जाती है अगर टेम्परेचर भी आपका जीरो होने लग गया तो। और मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लोएस्ट टेम्परेचर नहीं है।
0 डिग्री के बाद -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री, ऐसे कहां तक जाता है? -273.15 डिग्री जाता है। वो -273.15 क्या होता है? 0 केल्विन। समझ गए? तो 0 केल्विन आपका लोएस्ट टेम्परेचर है इस दुनिया में। तो लिखिए यहां पे 0 केल्विन ये थर्ड लॉ इज द, नहीं पहले कुछ बेसिक्स बता रहा हूं। 0 केल्विन इज द लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, इन दिस यूनिवर्स टिल नाउ, बस टिल नाउ। अरे आज तक मैं जितना भी पता हो सकता है इससे भी लो टेम्परेचर चला जाए, अरे कोई आएगा और ठंडा कर देगा, इधर आपकी बुज्जियों से भी ठंडा कर दिया। समझ गए? तो वो जब होगा तब होगा। फिलहाल 0 केल्विन लोएस्ट टेम्परेचर है। 0 केल्विन कितना है? 0 केल्विन आपका एक्चुअल में होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो समझ आ रहा है ना कितना कम है? सोच, हमारा इतना टेम्परेचर पहुंच जाए सराउंडिंग का, मर नहीं जाएंगे। वन नहीं है जैसे हो जाती है। अबे हाँ 0 में ही हो जाती है। ओके मार देंगे। कभी वहां गए हो स्नो वर्ल्ड में? अरे आप वहीं चले जाओ यार, क्या बोलते हैं, ठंड सियाचिन वगैरह में चले जाओ। सियाचिन वगैरह में -40 में जाता है टेम्परेचर, बैच की वहीं आदमी मरने सा लग जाता है। वो स्पेशल वाले कपड़े पहनते हैं, -40 में, ये तो -273 है, मर जाएगा आदमी। तो लोएस्ट टेम्परेचर है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन टेम्परेचर को हम एक नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो। व्हाई दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो? क्योंकि बस वही एक लौता जीरो है, अब इसके बाद कोई जीरो नहीं। तो यहां लिखना 0 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड the lowest temperature of 0 Kelvin is called क्या कहलाता है? Absolute zero। Absolute zero का क्या मतलब है? आज के बाद अगर मैं तुमसे कहूंगा बेटे Absolute zero क्या है, तो क्या बोलोगे? Absolute zero आपका वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिससे कम टेम्परेचर आज तक पहुंचा नहीं पहुंचा। समझ गए? और ये कितना कम है अंदाजा लगा ले बेटा, -273.15। इज दैट क्लियर? डन कर दे इस वाली बात को, दनादन एकदम डन कर दे। अब लिखूं थर्ड लॉ, तो सोच करके देख, जब तेरी वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो को अप्रोच करने लग जाएगी तो एंट्रोपी भी तेरी जीरो को अप्रोच करेगी। अरे जब तेरा टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करेगा तो एंट्रोपी किसको अप्रोच करने लग जाएगी? जीरो को अप्रोच क्या करेगी? जीरो हो जाएगी। नहीं आई बात? लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं उनकी 0 केल्विन पे भी एंट्रोपी जीरो। ये कौन से सब्सटेंस है कि रस्सी तो जल गई, 0 केल्विन टेम्परेचर हो गया और उनकी एंट्रोपी जीरो नहीं। कोई बंदे ऐसे होते हैं मरने के बाद भी बात करते हैं, मरने के बाद बात करते हैं। वो तुमने सुना है? कितना उससे डर नहीं लगता कि आप डोल से बात कर रहे हो, डर तो तब लगता है जब डोल भी आपसे बात करने लग जाए। ये क्या कर रही है? मेरी बात समझ, तो मेरी बात सुनो भैया, ये अभी कुछ समझ में आया जो मैंने आपको समझाया है? ले अब मैं तेरे को ले चलता हूँ कहाँ पे, इंट्रोपी में इसका स्टेटमेंट में ले चलता हूँ। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट कहाँ है? ये कौन सा, वो राइट वाला पार्ट मिटा दो सारा। बोल ले भैया, ये सारा मैंने मिटा दिया, हटा दिया। भैया फिर ये गलत नहीं हो जाएगा क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के? यार बात पता है क्या है, गलत नहीं हुआ, अधूरा रह गया। कुछ एक्सेप्शंस की वजह से वो अधूरा रह गया बस। ठीक है, तो वो बात समझाता हूं कि अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता क्या है। ये देखो, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, लिख देता हूं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को TLOT लिखूं, TLOT, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, अबे रो मत भैया, इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए चेक दिया। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन में शायद डबल एल आते हैं, हाँ लिखे तो, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस approaches zero, substance approaches zero as
द टेम्परेचर अप्रोचेस as temperature approaches absolute zero. ठीक है भैया, इस बात को रटने की जरूरत नहीं है। थर्ड लॉ ने क्या बोला? थर्ड लॉ ने सिंपल एक बात आपको बोल दी। क्या बोल दी? क्रिस्टलाइन मतलब हाँ, तेरे को क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का घंटा मतलब नहीं समझ आया होगा। नहीं आया। तेल लेने गया अभी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, पहले ये समझ कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये स्टेट करती है कि एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोच करेगी जीरो एज द टेंपरेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? Zero Zero Kelvin. Kelvin. 0 केल्विन पे जीरो हो जाएगी ना एंट्रोपी, -270 0 केल्विन हो जाएगी ना। तू कहेगा अच्छा ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या है, ये तू बता दे। तो ले भैया लिख क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या है। ये लिखा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या है, ले लिख। हर वो मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एलिमेंट से बना है। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, ये ELT क्या है, एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अरे समझ आया नहीं आया? आ गया भैया। मेरी बात ना आ रही, उसमें तो मना कर दे। बेशक कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं भाई, जबरदस्ती की 1 रुपए की कोई बात नहीं। मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, हाँ मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल एग्जांपल दे रहे भैया। मॉलिक्यूल, ले मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट लिखा है ये। देखो एक होता है एटम जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ Element. एलिमेंट, और एक होता है मॉलिक्यूल Compound. कंपाउंड। अच्छा इतना पता है तुमको? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? जो सेम एलिमेंट से बने। Cl2 O2 H2. N2 H2 P4 O3 S8 S6 जो सेम एलिमेंट से बने। अरे बोले जी भैया, ये विदिन कास्ट हो गया, इंटर कास्ट हो गया। CO2 ओए CO2 C और O का मिलन, वाह वाह वाह। H2O व्हाट है? हम तुम्हें अपनी बिरादरी से निकालते हैं। इंटर कास्ट शादी करी तूने, निकाल दे स्कूच। सजाए मौत. नहीं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड नो सजाए मौत यार। समझ आई बात के? तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्रिस्टलाइन है, ये क्रिस्टलाइन नहीं है। तो ये तो बेचारे इनकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है, 0 केल्विन पर। इनकी नहीं होती, इनकी नहीं होती. ये वही है, इन्हें कितना ही मारो इनकी अकड़ नहीं जाती। रस्सी जल गई पर बन लिया, मार के इधर से लाल उधर से लाल, मुंह से सब फाड़ दिया, लेकिन खड़ा लड़ है. नहीं गई। मैं हिंसा करने को नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो लातों के भूत लातों से भी नहीं मानते। इसलिए हिंसा करने का कोई फायदा नहीं है. इनको कितना ही 0 केल्विन पे ले आओगे, इनकी एंट्रोपी जीरो क्यों उड़ते रहे। डिसऑर्डर में क्या कर लोगे इनको? जेल में डाल दोगे, फिर बाहर निकलेंगे किसी ना किसी दिन, फिर उड़ेंगे। समझिए बात? तो अब ये रटना तो नहीं है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई सेकंड लॉ भी नहीं रटना, फर्स्ट लॉ भी नहीं रटना, और थर्ड लॉ भी नहीं रटना। क्लियर? ओके भैया। डन। एक लास्ट टेबल है, वो करा रहा हूं, जल्दी से लिख। ये लिखा नहीं, लिखा पहले। लिख लिया। चलो भैया, अब ये आपने कर लिया ना, ठीक है। अब मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं, जो टेबल आपको समझा दूंगा तो रटनी नहीं पड़ेगी। पहले टेबल दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आपकी जो किताब है ना, आपकी जो किताब है, इस किताब में पहले मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल एंड में एक टेबल दे रखी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। बच्चों तुम देख लो कहाँ टेबल दे रखी है, ये देख ले, तुम देख लो, ये ना एक टेबल दे रखी है। ये पेज नंबर है आई थिंक, इसको नीचे ले जाता हूँ तो कहाँ पे पेज नंबर, ये पेज नंबर दे रखा है 186 है शायद, है ना? है 186 दे रखा है, किसी में 186 है, किसी में 179 है। तो ये वाली जो टेबल है ना भैया, ये वाली टेबल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भैया।
तो अब इस टेबल में आपको दिया क्या है, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी का साइन दे रखा है, डेल्टा एच, और ये बता रखा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कम टेम्परेचर पे, हाई पे, लो पे, ऑल टेम्परेचर पे या किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होगी, ये बात समझा रखी है। तो आगे बढ़ा, इधर आ जा बेचे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या लिखेगा हेडिंग डाल यहाँ पे, इफेक्ट of temperature on spontaneity of reaction. ये टॉपिक समझते ही तेरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स हो गए। कुछ टॉपिक्स इसके जो बचेंगे वो चैप्टर नंबर 7 को क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, तो वो वही पढ़ाऊंगा। क्या ध्यान दे, मान ले रिएक्शन है, तुझे ये तो पता है ना फाइनली डेल्टा जी आया था, जिस जो अगर नेगेटिव होता था तो क्या बताता था, स्पॉन्टेनियस है, और अगर पॉजिटिव होता था तो नॉन स्पॉन्टेनियस बताता था, और अगर जीरो होता था तो इक्विलिब्रियम। मतलब अल्टीमेटली डेल्टा जी बताता था, डेल्टा एस, ये डेल्टा जी सिस्टम था, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एच सिस्टम ये बता रहा था ना। अरे बोल लो बाजा ध्यान देना, डेल्टा जी, डेल्टा जी, ये देख, मान ले किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, कहते हैं बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो बंदा कहेगा डेल्टा एच नेगेटिव क्या बताता था, स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस नेगेटिव क्या बताता था, अगर ये नेगेटिव है पीछे चेक कर लेना, 3 क्राइटेरिया लिखवाए थे, तो डेल्टा एस नेगेटिव स्पॉन्टेनियस क्या था, ये क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे लड़ाई होगी कि नहीं होगी, कौन जीतेगा, आओ चलो चलते हैं डेल्टा जी पे, चलें डेल्टा जी पे, आओ बेटा। डेल्टा जी पे आए, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग अपनी अपनी वैल्यू लिखवा दीजिए, हम बता देंगे कब कौन स्पॉन्टेनियस है कौन सा नहीं है। तो बड़े यहाँ ध्यान दें, डेल्टा एच क्या है इसका, नेगेटिव है, अरे ये चल रहा है, अरे वाह वाह वाह, डेल्टा एच क्या है इसका, नेगेटिव है, और टेम्परेचर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती बेटा, टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, अरे बोलते तो ये तो नेगेटिव है ही, ये एक टर्म है और एक टर्म तेरी पूरी ये हो गई, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सोच करके देख, अगर ये नेगेटिव है -5000 और डेल्टा एस की कुछ वैल्यू होगी, तो टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा तो टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय दिस कम आएगा, तो वो -5000 और ये कम, मान ले +1000, तो -5000 और +1000 अल्टीमेटली क्या आया, -4000। तो जब टेम्परेचर कम है तो ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ के इतना ज्यादा हो जाए कि ये पॉजिटिव टर्म बढ़ जाए, तो ये -5000 क्या होगा, -5000। टेम्परेचर हमने कर दिया 1,00,000 केल्विन, तो उतना टेम्परेचर कर दिया तो ये वैल्यू और बढ़नी जाएगी। तो अगर ये +5000 थी, ये +50,000 हो गई, तो +50,000 और -5000 +45,000 नहीं हो गई। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एस नेगेटिव था, ये क्या रहा था, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये क्या रहा था, नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। उन्होंने कहा डेल्टा जी पे चलते हैं। हाँ, इन्हें क्या कहा कि डेल्टा जी पे चलते हैं, ठीक है, और डेल्टा जी पर जब हम चलते हैं तो यहां पर डेल्टा जी ने कहा सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जीत गया या सिर्फ ये जीत गया। कौन जीत गया ये बताएगा टेम्परेचर। तुम नेगेटिव हो, तुम नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव, ये तो नेगेटिव फॉर्मूले में ही है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो अब अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव वाली कम, नेगेटिव वाली ज्यादा होगी। अगर ये कम है तो किससे कम है, इससे, तो ये नेगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव कम, तो अल्टीमेटली डेल्टा जी क्या, तो एट लो टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और वही अगर टेम्परेचर बढ़ने लग गई तो ये वैल्यू बड़ी होने लग जाएगी, और ये बड़ी और ये छोटी, तो अल्टीमेटली तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा ना स्पॉन्टेनिटी पे। तो ये बात रटनी नहीं है, लो टेम्परेचर या फिर एट
हाई टेम्परेचर रटनी नहीं है कि जब ये साइन होता है जब ये साइन होता है तो भगवान लो टेम्परेचर पे ये होता है हाई टेम्परेचर नहीं रटना वो चीज नहीं समझ नहीं है समझ नहीं है तो लिख इस केस में ध्यान देना एट लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा ये टर्म कम हो जाएगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी स्पॉन्टेनियस अरे बोल भाई रिएक्शन क्या हो जाएगी स्पॉन्टेनियस और एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा एट रिएक्शन हाई टेम्परेचर आपका हो गया रिएक्शन नॉट स्पॉन्टेनियस नॉन अब बता ये बात रटने की तो नहीं है ये करूंगा आपको ठीक है अब एक कंडीशन तुम्हें देता हूं वो करो और बता दो ठीक है भैया आ जाओ पहले लिख लो इसको जल्दी से